हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाला है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज थी उन सभी का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो ऑलरेडी हमने समझ लिया है। होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे। अगर पूरे ही सारे ही वीडियोज वो देख लिए या फिर पूरा ही चैप्टर मॉड्यूल में से पढ़ा है तभी ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सो इट इज एडवाइसेबल कि पूरा चैप्टर पढ़ ले या फिर सारे ही वीडियोज देख ले फिर ही ये वीडियो देखें, राइट। तो चलिए समझते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है पेज नंबर 9.22 पर। It is the duty of the Comptroller and Auditor General of India to audit and report on all expenditure from the Consolidated Fund of India and of each state and of each union territory having legislative assembly, and to ascertain whether the monies shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged, and whether the expenditure conforms to the authority which governs it. C&AG की ड्यूटी है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है उसमें से जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनका प्रॉपर्ली चेक किया जाए कि वो प्रॉपर्ली डिस्बर्स हुआ है, लीगली वो एक्सपेंडिचर हुआ है या नहीं। डिस्कस इन अबव कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज अंडरस्टूड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब कि जो फंड है यूनियन गवर्नमेंट है उनका जितना भी रिसिप्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया माना जाता है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की इनकम हो सकती है, कोई भी लोन मिली है वो हो सकता है, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसी में से सारे एक्सपेंडिचर वगैरह किए जाते हैं। ये आंसर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 9.92 पर। Consolidated Fund of India consists of all revenue received from direct and indirect taxes, all the loans taken by the Government of India, and all the amount of repayment of loans received by the Government of India. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू है, लोन ली गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोन का रीपेमेंट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो सब कुछ मिलकर बनेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वैसे ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी का भी कंसोलिडेटेड फंड होगा। Its importance lies in the fact that all government expenditure is incurred from this fund. No monies out of the Consolidated Fund of India shall be appropriated except in accordance with law and for the purpose and in the manner provided in the Constitution. इसमें से कोई भी appropriation है वो विदाउट लॉ विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से इसको यूटिलाइज करने के लिए मैनर बताया है उसी तरीके से इसमें से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राइट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 आपको दिया हुआ है पेज नंबर 9.36 पर। C.A. Akash Virmani is auditor of a partnership firm consisting of 4 partners. During the year, one of the partners has retired and another partner has joined the next day. C. Akash Virmani है वो ऑडिटर है एक पार्टनरशिप फर्म का जिसमें 4 पार्टनर्स है, और ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टनर है वो रिटायर होता है और दूसरे ही दिन नया पार्टनर एड होता है। Discuss any one point which shall be considered by you to ensure that financial statements of a firm are not misstated due to change of constitution of firm. तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिसस्टेटेड नहीं है ड्यू टू चेंज इन द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो एडमिशन हुआ है और रिटायरमेंट हुआ है उस वजह से कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है वो हमें देखना होगा। इसका आंसर देखते हैं। The auditor shall consider provisions of retirement deed or partnership deed for date of retiring and joining of partners. सबसे पहले तो वो पार्टनर जो रिटायर हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं और जो ज्वाइन किया है उन्होंने कब ज्वाइन किया है, तो उनका पार्टनरशिप डीड में देखेंगे कि ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो कब हुआ है। It should be ensured that profits are appropriately distributed up to date of retirement. जो भी प्रॉफिट रिटायर्ड पार्टनर को जो मिलना चाहिए था वो उस दिन तक मिला हुआ है, उनको हमने ट्रांसफर कर वो पार्टनरशिप हमने ट्रांसफर कर दिया है। Further, profits after retirement should have been distributed among partners as per terms of new partnership deed. और जो उसके अलावा का जो प्रॉफिट है रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट है वो नया पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए जो न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ है उसको कंसिडर करने के बाद, राइट। सिंपल, तो ये देखना होगा और मिसस्टेटमेंट ना हो ये हमें चेक करना होगा, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आपको दिया हुआ है पेज नंबर 9.46 पर। You are auditor of a school operating in your city. During audit of a year, it is noticed that fees concession to students have been provided in substantial number of cases. Discuss how you as an auditor would proceed to verify the same.
आप एक स्कूल का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फीस में कंसेशन दिया हुआ है, तो वो सब कुछ बराबर है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो क्या ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, जो भी कंसेशन है वो ऑथोराइज्ड पर्सन ऑथोराइज करेगा, उसी के बाद होना चाहिए। उसके लिए उन जो मैनेजिंग कमेटी है, ट्रस्टीज है, उनकी मीटिंग्स की मिनट्स भी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, या फिर और कोई तरीके से अप्रूवल हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। द फी कंसेशन हैव टू बी अंडर प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट, उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमने डिस्कस किया। तो ऑडिटर वुड वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल्स इन दिस रिगार्ड, इसके लिए हमें इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करने होंगे कि वो बराबर है या नहीं। Besides, detailed checking of few cases needs to be undertaken to ensure genuineness of fees concession and proper management approvals. कुछ जो फीस कंसेशन है वो हम टेस्ट चेक बेसिस पर, सैंपल बेसिस पर चेक भी करेंगे ताकि कुछ भी गलत हो तो वो पता चल सके, राइट। तो अथॉरिटी में हुआ है या नहीं वो चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे और थोड़े से सैंपल बेसिस पर हम चेक करेंगे, राइट। चलिए अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम चेक देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 9.74 पर। अ सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय पेन इंडिया एम्प्लॉइज ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक। द पर्पस ऑफ सोसाइटी इज टू प्रमोट सेविंग्स हैबिट्स ऑफ मेंबर्स एंड टू ग्रांट लोन टू देम अप टू अ स्मॉल स्पेसिफाइड अमाउंट। सोसाइटी जो है वो पेन इंडिया है, राइट, और उसका पर्पस क्या है कि जो सोसाइटी में जो मेंबर्स है उनको लोन दी जाए, उनमें सेविंग्स की हैबिट बन पाए और उनको लोन दी जाए, वो इसका पर्पस है, राइट। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज का सोसाइटी बनाया हुआ है और ये बहुत सारे स्टेट्स में है, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। स्मॉल सेविंग्स आर प्रोमोटेड अमोंगस्ट मेंबर्स बाय वे ऑफ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मंथली सैलरी। यहाँ पर स्मॉल सेविंग करने की हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए जो भी एवरी मंथ है कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ताकि वो उनका रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर फ्यूचर में वो हेल्पफुल हो सके। Identify type of society and also discuss nature of books of accounts to be maintained by such a society. ये किस टाइप की सोसाइटी है और इसमें कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन करना जरूरी है वो हमें आंसर करना होगा। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के बारे में मेंशन करना है, असेट्स एंड लायबिलिटीज के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। बाकी गुड्स के लिए परचेज सेल भी है बट यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। The society is in nature of multi-state cooperative society as it serves interest of members in more than one state. Simple. It accepts small saving from its members and grants loan to members. As per Multi-State Cooperative Society Rules 2002, every multi-cooperative society shall keep books of accounts with respect to all sum of money received and expended and matters in respect of which receipt and expenditure take place and the assets and liabilities. सिंपल। बाकी गुड्स वगैरह के बारे में भी और कॉस्ट एलिमेंट्स के भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे बट वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट, क्योंकि वो प्रोडक्शन के रिलेटेड हो जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो कुछ नहीं होता है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये थे हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, होप आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम टेस्ट और नॉलेज कवर अप नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल है, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में कवर अप कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी ओवरऑल भी इस चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज और कोई सजेशन या रिव्यूज़ हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये तो हमने पूरा ही ऑडिट कवर अप कर लिया है, सारे ही जो चैप्टर्स थे वो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने मॉड्यूल में से एक बार आपको पढ़ा दिया है। होपफुली वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस भी मैं ज़रूर जल्द ही अपलोड करूंगा सारे ही चैप्टर्स के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।